तो हम लोगों ने कल की क्लास में क्या देखा था? पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और मैंने 11 पॉइंट लिखवाया भी था कि पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है, उससे अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। 11 पॉइंट लिखवाया था, उसी को आज बताना है डिटेल में। और फिर हम लोग किस पे चलेंगे? रिवोल्यूशनल मोशन में, ठीक है। ठीक, तो पहला टॉपिक हम लोगों ने जो उसमें लिखा था, दिन और रात का होना, ठीक है। उसके बारे में तो समझ लिए थे कि अगर रोटेशन नहीं होता तो दिन और रात नहीं होता, ठीक। जहाँ पे दिन होता वहाँ हमेशा दिन होता, और जहाँ रात होता वहाँ पे हमेशा रात का ही मौसम होता, ठीक है। अगला टॉपिक क्या था? अगला है समय की संकल्पना। इसमें क्या देख रहे हैं कि अर्थ के रोटेट करने से समय का क्या मतलब कनेक्शन बनता है? अर्थ के रोटेट करने से हम समय को क्या मतलब, समय के बारे में कैसे जान सकते हैं? टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? ये बताइए, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो दिन और रात ही नहीं होता, और दिन और रात नहीं होता तो हम क्या जान पाते कि कब कौन सा समय हो रहा है, कब किस समय कहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं जान पाते ना, क्योंकि अभी इस टाइम दोपहर है, यहाँ पे कहीं न कहीं सुबह होगा, कहीं न कहीं शाम होगा कि नहीं? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ मूवमेंट कर रहा है उसके नाते ही हम समय का कैलकुलेशन करना शुरू किए थे। नहीं तो पहले से समय का कैलकुलेशन नहीं था। कहाँ लोग जानते थे कि मतलब अगर हम देखें स्टोन एज में चले जाए तो वहाँ क्या टाइम देखते होंगे लोग? नहीं देखते होंगे ना। तो हम धीरे धीरे टाइम का जो कॉन्सेप्ट आया इसीलिए आया क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, और अर्थ रोटेट कर रहा है तो किस टाइम पे क्या हो रहा है, कब सुबह हो रहा है, कब दोपहर हो रहा है, कब शाम हो रहा है, ये सब समय ही तो है। तो हम लोग ये चीज डिसाइड कर दिए ना। यही है समय की संकल्पना, और किसके घूमने से होता है? पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस समझाते हुए निकलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? दिशाओं का आधार। अब ये कैसे हो सकता है कि पृथ्वी घूम रही है तो हम दिशा कैसे जान सकते हैं? समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लेते हैं अगर दिन और रात हो रहा है, समय को हम देख रहे हैं, तभी तो हम एक अपने पास से मान लिए कि सूर्य किसी एक डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन से निकल रहा है और किसी एक फिक्स डायरेक्शन में जाके सेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर दिए, जिधर से उग रहा है उसको नाम दे दिए पूरब, ये दिशा बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। और जिधर डूब रहा है उधर पश्चिम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उत्तर दक्षिण बना लिया हम लोगों ने। लेकिन अगर अर्थ घूमता ही नहीं तो हम पूरा पश्चिम किसको मानते? किसी भी तरफ किसी को बोल सकते थे ना। तो अर्थ के घूमने की वजह से जो ये डायरेक्शन आया उसका भी कॉन्सेप्ट आया। क्लियर है? अगला पॉइंट, पृथ्वी की, हाँ, ये कैसे होता है? गोलार्ध क्या होता है? सबसे पहले तो यही देखते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल, जियोइड, पूरा गोल भी नहीं है, ठीक है। कैसा है? जियोइड। बताया था मैंने कभी कि नहीं? कैसे हुआ ये आकृति, कैसे आई है? उसको तो पूरा गोल होना चाहिए था ना, क्यों ऐसे हो गया? कोई आइडिया है? जियोइड शेप, जियोइड शेप देख लीजिए, जैसे कि एक है पूरा पूरा गोल, एक है पूरा पूरा ये
गोल, ठीक है। अर्थ शुरू में ऐसे ही था, लेकिन जब अर्थ रोटेट करना शुरू किया, स्पिन करना शुरू किया अपने एक्सिस पे, ठीक है, तो जो यहाँ के, जैसे कि मान लेते हैं इसका एक्सिस ये है, इसी पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करना शुरू हुआ, तो चूंकि अर्थ पे मैक्सिमम पानी है ना, मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म है, तो वो जो लिक्विड फॉर्म है, अब ये बताइए बॉल ऐसे घुमा रही है तो पानी से खींच के कहाँ आएगा, बीचों बीच में आएगा कि ना। तो यहाँ से और यहाँ से पदार्थ जो थे, उसके जो मैटर थे, खींच के इस साइड पे आ गया, मतलब ये बीच वाले साइड पे आ गया, जो उभरा वाला साइड होता है उस पे आ गया, और वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तो इसका जो शेप हो गया वो चेंज होके कुछ इस टाइप से हो गया। बता रहे वो पूरा अंडाकार भी नहीं होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा गोल होता है। ये अंडा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये खत्म, ठीक, ये खत्म, और थोड़ा सा इधर, ठीक है। पूरा गोल तो है नहीं और पूरा अंडाकार तो है नहीं, इसी को जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो गोलाकार आकृति आई वो भी घूर्णन के नाते ही आई ना, क्यों? क्योंकि जो मैटर थे जो कि पोल्स के तरफ थे या पूरे पूरे अर्थ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट थे, जब अर्थ ने रोटेट करना शुरू हुआ तो वो मैटर खिसक खिसक के कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल मतलब कि भूमध्य सागरी या विषुवत रेखी क्षेत्र में आ गए। विषुवत रेखा होता है ना, अर्थ का बीचों बीच में विषुवत रेखा होता है। तो जो मैटर से खिसक के इस वाले पार्ट में आ गया, ये थोड़ा सा निकल गया। कोई क्रिकेट खेला है इसमें से कि नहीं? खेलिए, बॉल को बैट से मारिए, कभी बॉल को बहुत तेज से मारी हो। कभी कभी क्या होता है कि बैट से मारने पे बॉल के कहीं किसी कोर पे लग जाता है, और कोर पे लग जाता है, बहुत तेजी से रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो जब उस टाइम बॉल को देखोगे ना, तो जिससे लगता है कि ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा पिचक गया है बॉल। यही हुआ है अर्थ के साथ, समझ में आया? स्पिन होने के नाते ऊपर से और नीचे से हल्का हल्का पिचक गया है, ठीक है। स्पिन बहुत तेजी से होता है ना, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है ये अपने जगह पे, स्पीड पर मतलब इसका स्पीड इतना ज्यादा है। तो ये स्पीड के नाते ही, मतलब घूमने के नाते ही, रोटेशन के नाते ही, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो थोड़ा सा, जैसे कि ये पूरा गोल होना चाहिए था ऐसे, बस ये ऐसे हो गया, ऐसे ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा दब गया है, अब बीच में निकल गया। ये बताओ, कहीं पे दबाएगा तो कहीं पे तो निकलेगा ना। देखते हैं हम अपना गाल ऐसे दबाते हैं तो कहीं और ऊपर, यहाँ ऊपर उठ जाता है ना। बॉल को दबाओ कहीं, बलून को लेकर दबाओ कहीं, एक तरफ से दबाओ तो दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसके साथ यही हुआ, यहाँ और यहाँ दबाओ और बीच में निकल गया। तो इस आकृति को गोलाकार आकृति कहते हैं, और ये आकृति आई कहाँ से? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पूरा पूरा? अगला, ये तो क्लियर सब, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर घूम रहा है तभी तो हम लोग सब देखते हैं कि तारा हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सूर्य हुआ, सब इधर ही जा रहा है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पश्चिम, सब पूरब से पश्चिम जाते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, ठीक है। आगे, देशांतर का होना, ये गजब है। अर्थ है, ये क्या बोलते हैं, ये अर्थ है। देशांतर क्या होता है? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, है ना, ऐसे। संतरा देखें, ये सारे हैं, ये सारे क्या हैं? देशांतर हैं। इनको क्यों बनाना पड़ा? जिससे कि हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकें।
देशांतरों का काम क्या है? शुरू में मैं बताया था जब इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो बताया था ना इनके देशांतर के बारे में और अक्षांश के बारे में। तो देशांतर अक्षांश का क्या काम बताया था मैंने? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और देशांतर का टाइम मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ घूम रहा है, एक टाइम है जब सूर्य इस मतलब इस वाली लाइन पे चमक रहा है। ठीक है, तो इस लाइन पे 12 बज रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे खिसक के चला, अब यहाँ 12 बजना शुरू हो गया, यहाँ खिसक क्या है, यहाँ 12 बजना, मतलब जिस लाइन पे रहेगा सूर्य उस लाइन पे 12 बजता है। बताया था ना मैंने। तो नहीं, इसमें डिस्टेंस नहीं, इसमें टाइम मेजर होता है देशांतर में। देशांतर में, ठीक है। तो हम क्या किए, देशांतर इसीलिए खींचे कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, और कब मतलब सूर्य कब किस देशांतर पे है, किस जगह पे है, ये वो देशांतर डिसाइड कर लेता है। जैसे कि मान लेते हैं सूर्य अभी यहाँ पे है, और तो यहाँ का देशांतर देख के बता देंगे कि सूर्य यहाँ पे है, इस देश के पास है। ठीक है, तो देशांतर को भी खींचने का ही रीजन क्या था कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, और सूर्य से उसकी पोजीशन बताने के लिए, सूर्य की पोजीशन बताने के लिए देशांतर खींच दिया गया। ठीक है, समझ में आया? टाइम बताने के लिए। अभी देखना इस देशांतर वाले पे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, कहोगे जियोग्राफी और मैथ्स का क्वेश्चन करना पड़ेगा, हाँ इसमें भी आएगा क्वेश्चन देशांतर। जैसे कि अभी मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कितने बज रहे हैं, तो लगभग 1 बज रहा है। ठीक है, ये इस टाइम इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? कैसे पता चला कि 5 घंटे? मान लेते हैं वहां का तो श्योर है कि हाँ। अब यूएस में कितने बज रहे होंगे, ये सऊदी अरब में कितने बज रहे होंगे, ईरान में कितना बज रहा होगा, ये सब बताना होता है ना, कैसे बता पाएंगे? तो ये एक मतलब बढ़ाएंगे जब अक्षांश और देशांतर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दो मतलब 1-2 लेक्चर बाद ही आएगा वो क्लास। ठीक है, अगला बोलो। भार में अंतर, ये कुछ आप लोग बताओगे इसके बारे में कि नहीं? ये तो प्रैक्टिकल है। क्यों? ठीक है, ढोड़न के कारण, अब वहाँ खिंचाव के कारण ज्यादा होता है। ये बताइए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है हर जगह बराबर काम करेगा ना? काम करेगा ना? तब तो यहाँ ये होना नहीं चाहिए कि अर्थ पे कहीं मतलब वेट में डिफरेंस हो, यहाँ नाप रहे हैं तो कुछ और है, कहीं जाके और नाप रहे हैं तो कहीं कुछ और है। ये क्यों हो रहा है? अब ये बताइए, आप लोग एक मतलब कल्पना कीजिए कि आप लोग बहुत बड़े गोले पे हैं, बहुत बड़ा एक गोला है या बहुत बड़ा बॉल है, उसी पे आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो बॉल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे फिक्स है और बीच में गोल गोल घूम रहा है, ये मतलब पूरा बॉल घूम रहा है। तो ये बताइए आप लोग कहाँ रहेंगे तो गिरने का चांस कम रहेगा, ये मतलब बाहर फेंकने का चांस कम रहेगा, ध्रुवों पे कि बीच में? तो इससे यही पता चल रहा है ना, जैसे कि मान लेते हैं अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। ठीक है, तो जो इस बीच में बीच में कोई भी मतलब जैसे हम लोग अभी किस कहाँ पे हैं, लगभग इक्वेटर के पास में है हम लोग, 23.5 डिग्री तो पास में ही है ना, बहुत ज्यादा। तो हम लोग इक्वेटर पे हैं, अर्थ पूरा ऐसे मतलब पश्चिम से पूरब में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये जो इसका जो नॉर्थ पोल है इधर कहीं होगा, इसका जो साउथ पोल है उधर कहीं होगा। तो घूम रहा है, तो जो एक बाहर का, जैसे कि क्या बताएं, गांव में कभी कोई रस्सी में कुछ बांध के ऐसे ऐसे घुमाए हो कि नहीं घुमाए हो? तो जो ये हाथ होता है उसके पास जो कुछ रहता है वो बाहर कम फेंका जाता है ना, लेकिन जो एकदम जैसे जो घूम रहा है उसके पास है वो तो बाहर जाने की फिराक में रहता है ना। तो जो बांध के घुमा रहे हो उस पे तो एक बाहर फोर्स लगी रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते थे? CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और CENTRIPETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 फोर्स के बारे में पढ़े थे। अगर हम वो करें तो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या था? बाहर से अंदर,
अंदर से बाहर नहीं, अभिकेंद्र जो केंद्र की तरफ लगे, ठीक है। और एक क्या था, अपकेंद्र बल जो अंदर से बाहर की तरफ लगे। तो हम लोगों पे एक भार ये हमेशा लगा रहता है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो हम लोगों पे ये अपकेंद्र बल हमेशा लगता रहता है। तो हम लोग अर्थ से बाहर जाने के लिए, मतलब हम लोग अगर अगर मान ले कि हम लोग बीच वाली लाइन पे होते या पृथ्वी के बीच में होते, तब हम लोगों पे अपकेंद्र बल लगता। ये घूम रहा है तो यहाँ पे कोई बैठा है तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही कि ऊपर फेंका जाएगा, वो जो यहाँ पे बैठेगा वही तो बाहर की तरफ फेंका जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भार कम हो जाता है और यहाँ पे भार ज्यादा हो जाता है। जी का मान हर जगह बराबर है, ठीक है, लेकिन ये अभिकेंद्र अपकेंद्र बल के नाते ही यहाँ वाले भार कम हो जाते हैं और यहाँ वाले भार ज्यादा होते हैं। ऋतु आया समझ में? एक मिनट, ठीक। तो ये समझ में आया ना कि जो अपकेंद्र बल लग रहा है बीच में, इसी के नाते भार में कमी हो रही है, और ध्रुवों पे अपकेंद्र बल ना होने के नाते भार जैसे कि था वैसे ही रह रहा है। तो भार में अंतर, मतलब वेट में अंतर समझ में आ गया ना कि क्यों होता है। तो एक स्टेटमेंट ये आ सकता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर भार बढ़ता है। तो क्या ये सही है? गलत है ना। होगा कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पे भार घटता है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे भार बढ़ता है। क्लियर है ना, ये स्टेटमेंट आया हुआ है, ठीक। तो ये सब ध्यान में रहे, और कोई रीजन पूछेगा तो यही बताना है कि अपकेंद्र बल लगता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। अगला पॉइंट, ज्वार भाटा का निश्चित समय अंतराल, ठीक है। ज्वार भाटा आता क्यों है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, हाँ ठीक है। नदी नहीं, समुद्र कह सकते हैं। अर्थ में पानी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ से मून भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 3,84,000 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो जो मून का गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती पे काम करता है। मून का, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे बहुत तेजी से वर्क करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जिधर रहता है, जैसे कि मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पे है सामने हम लोग के ऊपर, तो वो चंद्रमा अर्थ के पानी को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है, अर्थ के वाटर को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। लेकिन इतना तेज फोर्स तो है नहीं कि खींच ही ले, अर्थ के पास भी तो अपने पावर है, तो खींच नहीं पाता, खींच नहीं पाता। तो चंद्रमा जिधर रहता है उधर पानी थोड़ा सा उठा रहता है, क्यों? खींचा रहता है तो थोड़ा उठा रहता है। तो जैसे कि मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, तो यहाँ का पानी थोड़ा सा उठा रहता है, अब फिर घूम घूम के फिर यहाँ पे आया एक बार, तो फिर एक बार उठ जाता है। तो इसीलिए हर 12 घंटे बाद एक बार घूम गया। 12 घंटे बाद क्यों होता है ये भी बता दे रहे हैं, हर 24 घंटे पे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक रोटेशन 24 घंटे का होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ का पानी बाहर हल्का सा खींचा हुआ है, ठीक इसी टाइम जब एक तरफ का पानी खींचा होता है, इधर का भी पानी अपने आप उठ जाता है, इस खींचे होने के नाते इधर का भी, ठीक। तो एक रोटेशन, जैसे एक रोटेशन यहाँ तक आया, जैसे यहाँ था और जैसे ही यहाँ पे आया, दूसरा जो ज्वार भाटा है फिर 12 घंटे बाद देखने को मिलता है। मतलब ज्वार भाटा क्यों आता है, तो सीधे सीधे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हर 12 घंटे बाद एक बार दिखता है, क्यों? अभी बताया ना कि जैसे कि एक बार इधर अगर है तो इधर खींचा हुआ है पानी, तो ठीक उसी टाइम इधर भी पानी अपने आप खींचा होता है, सेम टाइम में दोनों तरफ खींचा होता है। चंद्रमा भले इधर है लेकिन सेम टाइम में दोनों तरफ खींचा होता है, ठीक है। आप लोग फोन निकालिए, सर्च कीजिए टाइड, यूट्यूब पे टाइड एनिमेशन वीडियो,
हम्म। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जगह नहीं है, वो स्वामी विवेकानंद का वो क्या बोलते हैं वहीं पैदा हुआ। हम्म हम्म आता है। हाँ आता है, उससे ज्यादा ज्यादा आता है। ये देखो एक एनिमेशन वीडियो है कि कैसे हो रहा है। हाँ देखना, ये मून है, शायद इसमें भी दिखा है, इसमें देखो कहाँ गया। ये देखो जिधर चंद्रमा है उधर अपने आप पानी खींच रहा है, देख रही हो, जिधर चंद्रमा जा रहा है उधर पानी अपने आप खींच रहा है। इसका मतलब कि जिधर चंद्रमा है, एक मिनट हम एक और वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ बता रहे हैं अभी, ये देखो ज्वार भाटा, देखो जब जिधर है, देखो चंद्रमा यहाँ पे है तो इसी के सामने इसे उठा हुआ पानी, ये देखो खींच रहा है। इसी टाइम देखो पीछे पर भी बना है कि नहीं, एक दिख रहा है कि नहीं, देखो जी इधर देखना, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे देखो ठीक उसी टाइम जिधर इधर है तो इधर भी है ना। तो हम यही बताना चाह रहे थे इसमें कि जब टाइड आता है, टाइड मतलब कि जिधर चंद्रमा होता है, जैसे कि यहाँ चंद्रमा है तो पानी यहाँ का तो खींचा ही रहेगा थोड़ा मोड़ा, इधर का भी पानी खींचा रहता है हल्का सा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा यहाँ पे है, अब यहाँ का पानी खींचा हुआ, जैसे ही ये पार्ट घूम के आ रहा है, 12 घंटा हुए, एक पूरा एक चक्कर नहीं घुमा, आधा चक्कर घुमा है, तो हर 12 घंटे पे टाइड आता है, ठीक है, हर 12 घंटे पे। क्वेश्चन पूछेगा कि एक जगह पे सुबह में 12 बजे टाइड आया, ठीक है, तो फिर उसी जगह पे दोबारा मतलब टाइड आने में मतलब कितने बजे टाइड आएगा, रात को 12 बजे। ऑप्शन में भी रहेगा लेकिन गलत हो जाएगा। अभी तो सर आप तो बताएं कि 12 बजे ही आता है, लेकिन ऑप्शन में ही रहेगा लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 मिनट लेट हो जाता है, 12:26। क्यों? क्योंकि उतना दूर में चंद्रमा का भी मूवमेंट कुछ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, चंद्रमा वहीं नहीं रुका रहेगा। तो याद रखना कि एक जगह पे टाइड अगर 12 बजे आया तो अगले वहीं पे अगली बार कब आएगा, 12:26 रात में। अगर दिन में आया तो 12:26 रात में आएगा। समझ में आया? 26 मिनट लेट करता है, ये फैक्चुअल डाटा है, याद रहे, ठीक। 26 मिनट लेट करके आता है, क्यों? क्योंकि उतना देर में मून का भी मूवमेंट हो जाता है। तो क्लियर है? तो ये समझ में आया कि टाइड का आना भी घूमने के कारण ही हो रहा। अगर नहीं घूमता तो जिधर मून है उधर का ही पानी केवल खींचा रहता, नहीं आता। लेकिन वो बार बार चेंज हो रहा है, घूमने के नाते बार बार चेंज हो रहा है, हर जगह टाइड आ रहा है। तो टाइड आता है तो पानी भर जाता है, फिर अच्छा, समुद्र की तरफ से जब पानी उसके तरफ चलता है, क्या बोलते हैं, तटों के तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं ज्वार, हिंदी में ज्वार। और जब गिर के वापस फिर जाता है, जैसे मून हो गया दूसरे साइड में, तो गिर के वापस फिर जब वापस जाने लगता है समुद्र के तरफ, तो उसको बोलते हैं भाटा, ज्वार और भाटा, ठीक है। और इंग्लिश में केवल एक वर्ड है, टाइड, ठीक है, समझ आया? चलो अगला पॉइंट बताओ। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति जो अर्थ रोटेट करता है इसी के नाते आया। अर्थ रोटेट किया
तो जो हल्के मैटर थे, हल्के मैटर इसमें जैसे अर्थ ऐसे घूम रहा था, ठीक है, तो जो हल्के मैटर थे ये ऊपर बाहर की तरफ आ गए और जो भारी मैटर थे बीचों बीच बैठ गए, इसमें बीचों बीच जाके बैठ गए। और कैसे बैठे, एक लाइन से, मतलब यहाँ से और यहाँ तक बीचों बीच में ऐसे खड़ा एक क्या बोलते हैं, एक रॉड टाइप में यहाँ से यहाँ तक भारी मेटल, भारी मेटल मतलब निकिल और फेरस, क्या निकिल और फेरस सबसे भारी मेटल होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं अर्थ का कोर बना होता है। अर्थ के 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो जो कोर बना होता है निकिल और फेरस से बना होता है, ठीक है। निकिल लोहे का ही एक रूप है और फेरस तो लोहा ही है, तो इसी से ये इसका जो सबसे बीचों बीच वाला पार्ट है उसी से बना है। और अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो जो भारी पार्ट है वो अंदर चले गए और जो बाहरी सॉरी जो हल्के धातु थे, हल्के धातु या हल्के मैटर थे वो बाहर आ गए। और बीच में एक रॉड टाइप का है, रॉड टाइप का, क्यों, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे तो है नहीं, रोटेशन यहाँ पे है नहीं, रोटेशन तो यही तेजी से हो रहा है ना, तो वो एक रॉड टाइप का पड़ गया बीचों बीच में और वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया और अर्थ में मैग्नेटिक पावर आ गया। और इसी मैग्नेटिक पावर के नाते हम लोग सोलर फ्लेयर से बच रहे थे, याद है ना, सोलर फ्लेयर से बच रहे थे ना हम लोग, जो जाके ध्रुवों पे दिखाई दे रहा था, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। बोरियालिस किधर था, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पे, गरे ऑस्ट्रियालिस नीचे था, ऑस्ट्रेलिया नीचे है नॉर्थ साउथ पोल के पास, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक पावर आया वो भी घूमने के कारण ही आया, भारी पदार्थ अंदर जाके बैठ गए और हल्के पदार्थ बाहर हो गए और वो भारी पदार्थ मैग्नेट के तौर पे बिहेव करने लगे, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ की तरफ जाते हैं। अगर इसको टेस्टिंग करना हो कि अर्थ में मैग्नेटिक पावर है तो क्या करेंगे, अर्थ में मैग्नेट है या अर्थ एक मैग्नेट के जैसे भी वर्क करता है, इसको टेस्टिंग करना तो क्या करेंगे, तो वो तो ग्रेविटेशन के नाते नीचे आता है, वो तो ग्रेविटेशन के नाते नीचे आता है ना, फेंकने पे नीचे आ जाता है। मैग्नेटिक चेक करना तो क्या करें, नहीं पता, एक काम करना घर पे जाके, घर पे मैग्नेट है, मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा ना, तो एक काम करना, उसको धागे से बांध देना, रील वाला जो पतला सा धागा आता है उससे बांध के और इसे लटका देना, ठीक। जब एकदम स्टेबल हो जाएगा तब इसे धागे को मोड़ना, अच्छा ऐसे करना कि वो ज्यादा हिले ना, मोड़ते रहना, देखना वो एक जगह जिस डायरेक्शन में फिक्स है उसी डायरेक्शन में फिक्स रहेगा, ठीक है। क्या मतलब जो मैग्नेट है वो लंबा वाला कि गोल वाला, अच्छा जो भी है सब में पता चल जाता है। मैग्नेट, एक मैग्नेटिक सुई आती है, मैग्नेटिक नीडल, उसको क्या करो बांध के और हवा में लटका दो तो वो नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में ही रुकती है। कंपास है फोन में कंपास है, ओपन करो तो देखो कंपास है, इसी से देखो कहीं कंपास होगा, देना, एक मिनट बता लो, ये है कंपास, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐड से परेशान है दुनिया, मैंने क्या किया इसको ऐसे रख दिया, कंपास ऑनलाइन करो, कंपास ऑनलाइन रख दो, ठीक है। ये जो नीडल, ये जो गोल वाला है वो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक है, इसमें तुम लोगों का जो ये पार्ट है वो मैग्नेटिक है, मतलब पूरा मैग्नेटिक है, हमेशा नॉर्थ में रुकेगा। देखो कुछ भी घुमा लो, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रह, घुमाओ देखो नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रह रहा है, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ की तरफ रह रहा है, देखो नॉर्थ हमेशा वहीं फिक्स रह रहा है, घुमा के देखो, घुमा, नॉर्थ चेंज हो रहा है,
कहाँ नॉर्थ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना चेंज। देखो नॉर्थ वहीं पे रह रहा है, साउथ इधर रह रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता रहा ना ये, नॉर्थ साउथ हमेशा वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा है, फोन में मैग्नेट है। घुमा इसे, देखो अभी भी एन इधर ही, देखो अभी एन उधर ही रहेगा तुम्हारी तरफ। ऐसे देखो तुम्हारी तरफ ही है कि नहीं एन? घुमा इसमें, देखो इसमें इसमें देखो ये एन यहाँ पे है, साउथ इधर है। देखो घुमाते रहो, केवल नॉर्थ इसी, देखो बॉटल के डायरेक्शन में है, इधर देखो बॉटल के डायरेक्शन में है, घुमाओ। देखो एन बार बार उधर ही आ रहा ना। ये प्रूफ करता है कि अर्थ में मैग्नेटिक पावर भी है। जानती हो पहले जो सेलर्स हुआ करते थे, सेलर वो क्या करते थे, वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए वो अपना कंपास लेके चलते थे और उनको नॉर्थ और साउथ का पता चल जाता था, तो वो और डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। जब कभी धूप नहीं हुआ रहता था तो कैसे डायरेक्शन को जानेगा? और सेलर बड़े बड़े जब समुद्र में जा रहे हैं तो समुद्र के अंदर जाने पे तो कहीं किसी भी तरफ जमीन दिखाई तो देना नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है, हमको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ऊपर से बादल भी लगा हुआ है, धूप भी नहीं है, रात का टाइम है, तब कैसे पता चलेगा? तो रात के टाइम में क्या होता था, ध्रुव तारा देखते थे लोग। ध्रुव तारा जो कि जैसे कि ध्रुव तारे का पोजीशन क्या है कि कहीं से भी देखोगे वो उत्तर में ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ पोल है ना, यहाँ से ऊपर एक लाइन खींचने पे कहीं यहाँ रुका हुआ है और ये सब जगह से बराबर दिखता है, साउथ पोल से नहीं दिखता है। आधा से ज्यादा जो इधर लोग रहते हैं वो लोग ध्रुव तारा की मदद से काम करते हैं और दुनिया का मैक्सिमम पार्ट ही देखो इधर ही बसा है। ठीक है, तो ये रीजन था। क्लियर? ये चुंबक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अर्थ में मैग्नेटिक पावर है, क्यों? क्योंकि घूम रहा है और घूमा तो जो भी भारी पदार्थ हैं वो अंदर जाके बैठे और मैग्नेट के जैसे बिहेव करना शुरू कर दिए। ठीक है, अगला पॉइंट, डिफरेंस इन लोकल टाइम, स्थानीय समय में अंतर। ये बताओ यहाँ कितना बज रहा है? 1:25 हो रहा है और सऊदी अरब में कितना हो रहा होगा? हाँ, जो भी हो, क्या वही 1:25 ही हो रहा होगा? हाँ, आधा घंटा ज्यादा हो जाता है, लेकिन मानते नहीं है। सारे इंडिया में एक ही टाइम चलता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या चाहे वो मुंडका हो। मुंडका कहाँ है? हाँ, कॉमन सेंस से बताइए, पता तो था नहीं। ठीक है, तो पूरे इंडिया में टाइम एक ही माना जाता है, लेकिन अगर कहा जाए तो आधे घंटे का फर्क है। ठीक है, उनको जब वो 7 बजे काम करने आते हैं तो एकदम जिससे लगता है कि दोपहर हो गया उनके लिए। दिन के टाइम में, गर्मी के दिन में उनके यहाँ जो हम लोग के यहाँ 4 बजे सूर्योदय होता है, उनके यहाँ 3 बजे करीब में ही, जैसे कि उनके टाइम से 3 बजे ही उनका धूप निकल जाता है। 3 बजे से उठ के वेट करते हैं लोग कि 7 बजे ऑफिस खुले, 7 बजे ऑफिस खुले, 8 बजे ऑफिस खुले तो हम अपने ऑफिस जाएं। 4 घंटा 5 घंटा वेट करने के बाद वो ऑफिस जाते हैं और शाम में अंधेरा हो जाता है, तब तक रुकते हैं वो, जल्दी अंधेरा हो जाता है। और मुंबई में देर से अंधेरा होता है, तो सब जगह अलग अलग चीज है। अच्छा, यहाँ पे 7 बजे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं ना, यहाँ पे पहले नहीं था। पहले का टाइम देखा जाए, हमको लगता है आज से 10 साल पहले का, तो 9 बजे से स्कूल लगता था, है ना? क्यों? क्योंकि एक ये मतलब इसी के हिसाब से लगता था। ये 7 बजे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मुंबई की तरफ से शुरू हुआ था। मुंबई में 7 बजे अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम रहता है। 7 बजे का अगर टाइम देखा जाए तो वहाँ पे एकदम अभी भोर का टाइम रहता है, तो वहाँ पे उसी टाइम बुला लिया था बच्चों का, और वही कल्चर पूरे इंडिया में भी स्प्रेड हो गया, 7 बजे वाला। समझ में आया? अच्छा भी है, अच्छा भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, स्थानीय समय में अंतर इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि वो घूम रहा है। यहाँ कुछ और टाइम है, कहीं और कुछ और टाइम है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम है, तो स्थानीय समय में अंतर भी घूमने के कारण ही हो रहा है। नहीं तो अगर रुका होता तो जहाँ पे भोर होता वहाँ पे भोर ही रहता। कहते लोग कहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ पे भोर ही है। ठीक है, हमेशा भोर है, अंतर हो जाएगा ना। मान लेते हैं अभी दोपहर है, यहाँ पे थोड़ी देर में शाम हो जाएगा,
कुछ देर में रात हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अंतर हो जा रहा है कि नहीं, समय में भी अंतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार घूम रहा है अर्थ घूम रहा है, तो टाइम बार बार चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है टाइम। ठीक है, ये हो गया स्थायी समय में अंतर। ये सारा अर्थ के रोटेशन का ही रिजल्ट है। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा टफ मतलब आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग अभी ओशन करंट के बारे में नहीं जानते हैं, ओशन करंट के बारे में नहीं जानते हैं, और विंड करंट के बारे में नहीं जानते हैं। बोनी, क्या था अगला पॉइंट, क्या था? पवनों तथा महासागरीय धाराओं में विचलन। तो पवन के बारे में जानती हो, महासागरीय धाराओं के बारे में जानती हो? कौन कौन सी है महासागरीय धाराएं? ऐसा बताया कि जो कि कभी कभी आता है महासागरीय धारा। जानती हो जो बड़े से महासागर दिख रहे हैं ना इसमें, ये ब्लू कलर वाले, ये जो भी ब्लू कलर वाले महासागर दिख रहे हैं, देखो इसमें कुछ लाइंस दिख रहे हैं, कुछ लाइंस दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ये लाइंस? ठीक है, हाँ, ऑरेंज वाला होता क्या है, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो इस पे पानी है ना, पानी है, और अर्थ किधर से किधर मूव कर रहा है? इधर से इधर मूव कर रहा है ना। तो अर्थ क्या बोलते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो पानी तो नहीं मूव करेगा ना उसके साथ। पानी भले ही चिपका है, लेकिन पानी लिक्विड है, ऊपर वाला फिसल जाता है। ये देखो कि अगर हम गिलास भर के और इधर करें तो गिलास का पानी छलक जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो तो लिक्विड है, सॉलिड होता तो साथ में आ जाता, लिक्विड है तो वो न्यूटन का फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग वो विरोध करेगा कि नहीं, हमको नहीं चलना, आप चलो। मैंने चलाया तो गिलास को था ना। तो इसी तरीके से इससे पूरा पानी भरा पड़ा है। ठीक, और अर्थ का रोटेशन इधर से इधर है, तो पूरा पानी उल्टा डायरेक्शन में चलने लगता है, पूरा पानी उल्टा डायरेक्शन में चलने लगता है। ठीक है, इसमें देखो बीचों बीच में देखो जो तीर का निशान है किधर है? जो बीचों बीच वाला ये वाला पार्ट है, वो तीर का निशान किधर है? इस साइड है, इस साइड है, ध्यान से देखो, इस साइड है। ये सारे हैं ना इस साइड में, ये ऊपर वाले इस साइड में, नीचे वाले भी इस साइड में। मतलब अर्थ कैसे घुमा रहे थे हम लोग, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो अर्थ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जो पानी है उल्टा जाएगा ना। क्यों? हम गिलास को इधर ले जा रहे थे तो पानी इधर चला जा रहा था ना। तो यही होता है इसमें भी कि घूम इधर रहा है तो पानी तो नहीं जाएगा इसके साथ, धरती घूम रही है, पानी उल्टा जाने लगता है। ठीक है, तो कुछ करंट पैदा होते हैं, कुछ धाराएं पैदा होती हैं, उल्टा धाराएं। तो क्या है, ये बीच वाला लाइन है जिसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के दोनों साइड में, इक्वेटर के दोनों साइड में ऐसे पानी उल्टा आने लगता है। ठीक है, पानी उल्टा आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट या महासागरीय धाराएं। और ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी घूम रही है इसीलिए। पृथ्वी रुका होता तो जो पानी जहां है वह शांत होता ना, शांत होता, लेकिन पृथ्वी रुका तो है नहीं, चल रहा है, तो पानी भी कहीं कहीं चल रहा है। तो पानी का चलने का डायरेक्शन जिधर पृथ्वी चल रहा है उसके उल्टा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब क्या होता है, पृथ्वी चल रही है और ये पानी ऐसे चल रहा है, तो चलते चलते तो इधर ही आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है, ये इधर ऐसे मुड़ जाता है ये। ठीक है, तो ये है इसमें विचलन, डिफ्लेक्शन जो लिखी है ना इसमें, डिफ्लेक्शन या हिंदी में लिखी हो विचलन ना। महासागरीय धाराओं में विचलन जो हो रहा है वो घूमने के नाते ही हो रहा है। समझ में आया? घूम रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे इंडिया पड़ गया, इंडिया पड़ गया तो इधर आ रहा था, तो टकरा के यहाँ से इधर मुड़ जाएगा ना, ऊपर चढ़ेगा तो नहीं ना इंडिया में पानी, ये इंडिया का पार्ट है, तो टकरा के नीचे मुड़ जाएगा। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पानी में, विचलन हो रहा है, वो घूमने के नाते ही हो रहा है। ये आ गया समझ में ना? हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे कब? जब हम ओशनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर?
अगला पॉइंट क्लियर है ना, इतना पॉइंट। अगला पॉइंट सारा हो गया, सारा हो गया ना, चलो अच्छी बात है। अच्छा सॉरी, अभी तो हम महासागर का बताएं, हवा का भी तो है, हवा भी तो चलती है पूरे अर्थ पे। तो देखो हवा चलने का क्या है, कई तरीके की हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड्स हैं, फिर उसके बाद से पछुआ पौने, इस सब की कई तरह की हवाएं चलती हैं अर्थ पे। तो वो हवाएं कहीं कहीं मुड़ जाती हैं, क्यों? घूमने की वजह से। यहाँ से देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। सूर्य यहाँ से गर्मी दे रहा है अर्थ को, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा पार्ट? बीचों बीच वाला होगा। यहाँ से हम लाइट जला रहे हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस पे कम जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ है ना, तो यहाँ से सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? इक्वेटर पे, बीचों बीच वाले पार्ट पे, ये वाले, इस बीच वाले पार्ट में, ठीक है। अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया। अगर हम कैसे करें, एक जोन ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। दूसरा जोन ये, अलग अलग इसलिए बना रहे हैं कि पता चले। और तीसरा जोन कहाँ? यहां से लेके यहां तक एक जोन है, ये बीच वाला लाइन अलग है, बीच वाला लाइन वो गर्मी का ही पार्ट है, हटा दे रहे हैं भाई। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, हमको पता है कहाँ आप कंफ्यूज हो गए। ये अर्थ है आधा आधा, क्या? यहाँ से हाफ हाफ, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हाफ में देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और यहाँ से हाफ में देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट, तो दोनों तरफ 3-3 पार्ट है, दोनों तरफ 3-3 पार्ट है। जैसे कि अगर हम इसको और इसको यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल रीजन। और हिंदी में नहीं, इक्वेटोरियल रीजन हिंदी में बोलते हैं टेम्परेट। ये तो टेम्परेट है, ये भी टेम्परेट है, ये वाला। ये वो है पोलर, ये पोलर, हिंदी में ये ध्रुवीय। ध्रुवीय क्षेत्र, ये क्या बोलते हैं इसको? उपोष्ण। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। ये उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध, और इसको बोलते हैं ध्रुवीय या शीत कटिबंध। शीतोष्ण होता है ना, हाँ हाँ बता रहा, शीतोष्ण क्या?
ये उष्ण कटिबंध है, देखो बोलिए, बना लेना भी। ये कहां से कहां तक होता है ये भी लिख दें, 23 सही 1/2, 23 सही 1/2, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है, बता रहा 66 सही 1/2 नॉर्थ, 66 सही 1/2 साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब देखो कह रहा है कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री इधर तक और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री इधर तक खूब गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी, एक ऐसा कटिबंध, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे केवल गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला पूरा पूरा रीजन एक है, एक पहला रीजन क्या है, उष्ण कटिबंध जिसमें खूब गर्मी पड़ती है, ठीक है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, क्या, शीत प्लस उष्ण, तोड़ा जाए तो गर्मी और ठंडी दोनों, शीत प्लस उष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी और ठंडी दोनों होता है कि नहीं, तो हम लोग कहाँ पे हैं, शीतोष्ण में हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ का ये क्या बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ का जो अक्ष है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश, यहाँ का जो अक्षांश है वो लगभग 28 डिग्री के पास है, हम लोग क्या 27 से 28 डिग्री के पास, 23.5 तक होते तो हम लोगों को हमेशा गर्मी ही मिलती। इस रीजन में हमेशा गर्मी ही रहती है, इस रीजन में और इस रीजन में गर्मी ठंडी दोनों आती है, और इस रीजन में और इस रीजन में हमेशा ठंडी ही रहती है, समझ में आया। ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। हमको ये बताना तो नहीं था, ये बताना तो नहीं था, लेकिन ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग जोड़ लो, ठीक है, बना लो। विषुवत रेखा, विषुवत रेखित क्षेत्र भी बोलते हैं। और इसी में एक चीज और, अभी एक जानकारी जुड़ा देना है, ये सब बाद में आएगा दोबारा, ठीक है। ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म वाला है, याद रखना। केरल में चली जाओगी ना, केरल में चाहे तमिलनाडु में, तो वहाँ ठंडी का नामो निशान नहीं आता, वहाँ हमेशा गर्मी। क्यों, क्योंकि वो इसी रीजन में पड़ते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में। लेकिन रेसिजन नहीं करना, काले काले तो होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, दिल के होते हैं कि नहीं, दिल के अच्छे, सब मुझे नहीं लगता। जानती हो मेरी एक दोस्त थी तमिलनाडु की, सर आपके कहाँ कहाँ के दोस्त मेरी 3 दोस्त थी तमिलनाडु से, मदुरई की थी सब लोग, हाँ मदुरई, मदुरई में एक, मदुरई के पास ही थोड़ा सा एक कोई एक जगह है, नाम है पोलाची, पोलाची वहीं के थे सब। इस एक का नाम था विनोदिनी प्रिया और एक का नाम था जीविथा, जीविथा, और एक का नाम था, अरे कौन सा पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। तो उन सबको हिंदी नहीं आती थी, हमको तमिल नहीं आती थी कोई एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं आए थे, सब इंटर्नशिप पे यहाँ पे लखनऊ में, तो वहीं मिले थे सब, तो इंग्लिश में ही बात होता था, बहुत अच्छे थे लोग, मतलब रियल बताएं, उनके बिहेवियर से लगा कि बहुत ही अच्छे हैं वो। और जैसे कि उनको यहाँ पे लखनऊ जैसा शहर कितना साफ सफाई रहता है वहाँ पे, लेकिन उनको वहाँ भी गंदगी दिख रही थी, भाई कितना गंदा शहर है ये। अब सोच लो, हाँ अब सोच लो कि उनका उनका जो वो शहर है कितना साफ रखे होंगे कि यहाँ के कंपेरिजन उनको गंदा लग रहा है। तो यही है, अच्छे थे सब, मतलब
अब तो बात नहीं होती है, सबकी शादी वादी हो गई होगी। ये नोट हो गया। हाँ, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, उसी को लिख लो आगे, शीत प्लस उष्ण। यहाँ देखती हो ना, गर्मी में खूब गर्मी, ठंडी में खूब ठंडी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसके नीचे सब उष्ण, उष्ण में आएगा, और कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण में आएगा। वापिस आ जाता है, उसको बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अभी तो हम लोग वर्ड पे हैं, टाइम लगेगा बीसी में, ठीक है। हम जो बता रहे थे उस पे आ जाएं, बताते बताते कहीं और निकल गए। नोट हो गया जी सुषमा? चलो, तो हम लोग देख रहे थे कि महासागरीय धाराओं में विचलन तो देख लिया था, लेकिन पवन की धारा, पवन की जो पवन चल रहा है वो विचलन कर रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हम लोग नहीं देखे थे। तो देखो, अगर ऐसे करें, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, ये रीजन बहुत ठंडे, ये रीजन बहुत ठंडे, हमेशा ठंडे, और ये रीजन बहुत गर्म, ठीक है, बहुत गर्म। होता क्या है, जहां गर्मी होती है वहां पे हवा गर्म होती है, हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है। समझ में आया? अच्छा ठीक है, वो तो है, सही बात है। हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये वाला जो रीजन है बहुत गर्म है, तो यहाँ से हवाएं उठ गई, उठ गई तो यहाँ पे जगह खाली हो रहा है ना नीचे। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठ जाए तो नीचे जगह खाली हो रहा है ना, तो वहां पे कहीं से हवा आना चाहिए ना गर्म होता, मतलब उस जगह को भरने के लिए। तो ये हवा कहाँ से चलता है? नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से कंटिन्यूअस हवाएं किधर चलती रहती हैं? इक्वेटर के तरफ। समझ में आया? क्यों? खाली जगह को भरने के लिए चलती रहती है, ठीक है। लेकिन गेम हो जाता है सबके साथ, क्या? अर्थ घूमती रहती है, तो ये सीधा रास्ता तय ही नहीं कर पाते। समझ में आया? तो मान लो यहाँ से एक हवा चला, तब तक अर्थ इधर घूम गई, तो ये हवा ऐसे करके घूम जाता है, ये हवा ऐसे करके घूम जाता है। जो भी हवाएं चलती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से घूम जाती है, क्यों? अर्थ रोटेट कर रहा है इसीलिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे रोटेट करता हो और हम चले तो कैसे हो जाएगा? जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चल रहा है, और देखिए यहाँ से ऐसे चलते 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 आया, तो देखो पाथ ऐसे हो गया ना इसका, वही मैंने बनाया है, घूम गया। और इसी को एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, नाम क्या था उनका? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हाँ ठीक है, तो सुषमा देखो इधर, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हवाएं चलती हैं इक्वेटर के तरफ, ठीक है, वो बीच में ही मुड़ जाती हैं। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल की हवाएं होती हैं वो अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, और जो नॉर्थ पोल की होती हैं वो अपने राइट में मुड़ती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। कोरियोलिस के बारे में, कोरियोलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज बताया था कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हवाएं चल रही हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, क्यों? अर्थ के मूवमेंट के नाते, ठीक है। और अर्थ के मूवमेंट के नाते जो इनका डिफ्लेक्शन है वो एक फोर्स के फोर्स के मतलब फोर्स की वजह से हो रहा है ना, उसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया
कोरियोलिस बल्ब पूछा हुआ ये चीज, और बहुत ही मतलब टफ लैंग्वेज में बताते हैं लोग। बस ये जान लो कोरियोलिस बल्ब क्या है कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से चलने वाली चलने वाली हवाओं में विचलन ही कोरियोलिस बल्ब है। ठीक है, हैं? लिख लो कोरियोलिस बल्ब, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बाद में लिख पाएंगे इसको, क्योंकि जो जहां पे है उसको वहीं मार के खत्म करो। में विचलन, हवाओं में हवाओं का मुड़ जाना ही कोरियोलिस बल्ब का प्रभाव है। जो इक्वेटर के तरफ हवा आती है नॉर्थ पोल से, क्यों? यहाँ गर्मी ज्यादा है ना, तो यहाँ ज्यादा जगह खाली हो रहा है, उसको भरने के लिए हवा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो उसी को भरने आ रहा है और बेचारा मुड़ जा रहा है, फेल हो जा रहा है इसके साथ। हो गया ना? 11 पॉइंट क्लियर हो गया ना? याद रखना, कभी भी कोई पूछे तो कम से कम 4-5 पॉइंट फटाफट रख देना। ठीक है, इस 11 पॉइंट में से कम 5-6 पॉइंट तक याद हो तो ज्यादा सही है। ठीक, ज्यादा पूरा याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा में तो पूरा याद कर सकते हो, लेकिन कम से कम में 5-6 पॉइंट हो दिमाग में। अगला लिखें, अब लिखो पृथ्वी की परिक्रमा या पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, घूर्णन को हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, घूर्णन से जो हो रहा है अर्थ पे, लगभग सबके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले लिया। ठीक है, कभी हम आंसर राइटिंग में ये दे सकते हैं कि अर्थ की जो रोटेशनल मतलब मोशन है उससे इफेक्ट के बारे में एक चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। ठीक है, देंगे, हम भी देंगे आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए इससे लेके। ठीक है, अगला एक वैज्ञानिक, ठीक है, कोई पूछा हुआ पूछता है कि ये मैक्सिमम कहाँ होता है, नॉर्थ पोल्स पे या इक्वेटर पे? चलो बताएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना के रखना जरूरी है ना। अगला लिखो पृथ्वी की परिक्रमण गति। हो गया ना हेडिंग, इसमें कुछ लिख लेते हैं फिर इसका भी इफेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में लिखो कि ये अंडाकार मार्ग पे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अंडाकार मार्ग, इलिप्टिकल पाथ लिख लो। पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज elliptical
अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य के चारों तरफ भाई, पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूमेगी? पृथ्वी ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगी। हाँ, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। वो उसको दैनिक गति बोल रहे थे ना, इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वार्षिक गति। क्या? वार्षिक गति जो अपने मन से लिख लो। दैनिक गति लिखी थी उसको, डेली मोशन या ऐसे करके। चलो जानते रहो, वार्षिक गति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से तो वर्ष बनता है, इसीलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं। ठीक है, इसी गति से 365 दिन का होता है। ठीक, एक छोटा सा हेडिंग, सब हेडिंग है उपसौर। उपसौर या रवि नीच, रवि नीच, उपसौर या रवि नीच। इंग्लिश में लिखो पेरिहेलियन, PERIHELION, पेरिहेलियन, PERI पेरिहेलियन। ये क्या होता है? नहीं, रुक जाओ सुषमा, बताओ पेरिहेलियन, रवि नीच या उपसौर क्या होता है? ऋतु बोलो, मुझसे बोलो, उससे नहीं बोलना है, बोलो। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। अब तुम बताओ, बताओ। तो इसमें चंद्रमा कहाँ आ गया? हम लोग जब, तो चंद्रमा कहाँ है बोल रहे हो तुम लोग? लिखो when distance between earth and sun is minimum। हाँ, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अरे अभी लिखो, इतना 4 करोड़ पास में आ जाएंगे क्या जी, गधी कहीं की। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो, क्या बोल लिखी हो? इज मिनिमम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। ठीक है, ये सन है, इसके पास अर्थ एक बार यहाँ होता है और एक बार कहीं यहाँ कहीं होता है। 2 कंडीशन है। ठीक है, तो एक बार अर्थ यहाँ है, एक बार अर्थ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच मिनिमम दूरी है। क्या मिनिमम दूरी? और कितना है? 14 करोड़ 70 लाख। क्या 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, हाँ, न्यूनतम मतलब कम, इसको बोलेंगे पेरिहेलियन। ठीक है, इसका डेट क्या होता है? किस डेट को मतलब एक ईयर के किस डेट को अर्थ और सन के बीच की दूरी मिनिमम होती है? पूछा हुआ, ऑप्शन में ये भी रहेगा।
गलत रहेगा। तीन जनवरी क्या, 3 जनवरी को पेरीहेलियन होता है, लिख लो, पेरीहेलियन का डेट लिख लो, 3 जनवरी को होता है। डेट ऑफ पेरीहेलियन लिख लो ना, जुलाई को, 4 जुलाई। हाँ, अब लिखो अपसौर, छोटा सा हेडिंग उसमें अपसौर। अपसौर ठीक, इसका उल्टा सब कुछ लिख लो। अच्छा सॉरी, अपसौर को इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलियन, APHE, एपीहेलियन। इसी को बोलते हैं रवि उच्च, एक हिंदी में एक और लिख लो, रवि उच्च। एपीहेलियन ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होता है, कितना होता है, जब यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाए तो ये हो जाता है 15 करोड़ 20 लाख, क्या, और ये डेट कौन सा होता है, अब सबसे बड़ा विवाद, बोनी, अब सबसे बड़ा विवाद होगा, आप लोग बताओगे। ये डेट 3 जनवरी, डिस्टेंस सबसे कम और रहता क्या है, ठंडी। ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा 4 जनवरी, रहता क्या है, ये क्यों, दूर रहता है तो ठंडी पड़ना चाहिए ना, उस टाइम तो गर्मी पड़ रही जुलाई में, वो भी अच्छी वाली। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है, अगर हम टॉप जला रहे तुम्हारे ऊपर पड़े बिना निकल जाएगा क्या लाइट। वो कह रहा है नेपच्यून बीच में आया, ये कह रही है नेपच्यून बीच में आया था, मरकरी बीच में आ जाता। इसका रीजन आप लोग कल बताएंगे, कहीं से खोज 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 वोज के, अब बताओ। कल बताएंगे सब लोग।
कल बताएंगे, बताने के लिए हम अभी बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करो ना, सब काम हम ही करें। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि इस विवाद को सुलझा के लेके आना आप लोगों को, ठीक, क्लियर है। बर्फीली एरिया, मरकरी कहाँ आ जाएगा बीच में, उसका वो भी इतना छोटा है तो कुछ रोक ही नहीं पाएगा। चलो ये हो गया। क्या ठीक है, तो ये दो डेट याद रखना है, ये और ये, ठीक है। उपसौर अपसौर होता क्या है ये याद रखना है, और उसका डेट याद रखना है। ये डिस्टेंस का कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 14 करोड़ 70 लाख से 15 करोड़ 20 लाख मतलब 50 लाख किलोमीटर आसपास में आ जाता है। 50 लाख किलोमीटर चल के आसपास आता है, 50 लाख दूर जाता है। बताओ वो 50 लाख किलोमीटर चल लेते हैं और हम लोग यहाँ यहाँ 1 किलोमीटर के लिए ऑटो कर लेते हैं। चलो इसका मतलब जो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, कुछ स्पीड भी तो होगा, कभी कोई पूछ लेता किस स्पीड से घूम रही है। एक दिन बता दिए थे, गलती से बताना था, सूर्य का बता दिए थे, अर्थ का क्या बताए थे? लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से अर्थ सूर्य के चारों तरफ चल रही है। लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कहीं नोट कर लो, ये अर्थ का स्पीड है। सन का स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर सेकेंड था, ठीक है। 250 से लेकर 400 तक उनका वेरी होता रहता है। चलो इतना लिख लिए, अब इसका भी इफेक्ट लिखो। पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव, पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव। पहला लिखो सौर दिवस तथा, पहला हेडिंग नहीं पॉइंट वाइज लिख लो, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस में अंतर। ठीक है, सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस में ये दोनों बताए थे ना, सौर दिवस नक्षत्र दिवस। जो थोड़ा सा अंतर आ रहा था, कितने मिनट का, कितने मिनट का अंतर आ रहा था, कितने मिनट का अंतर आ रहा था सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में? वो ज्वार भाटा के लिए था, कहीं का कहीं जोड़ दोगी, भाटा कहीं की 4 मिनट का अंतर था। 23 घंटा 56 मिनट नक्षत्र दिवस था और सौर दिवस पूरा 24 घंटे का था, गति कहीं थी। लिखो अगला पॉइंट लिखो, दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन और रात की लंबाई में अंतर, दिन और रात की लंबाई में अंतर।
अगला बोले ऋतु परिवर्तन, ऋतु का बदलना, क्या से क्या होगा। हो गया। अगला लिखो महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण, महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण। इसके यही 4 इफेक्ट हैं, ठीक है। नहीं, एक और है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ग्रहण का होना, हाँ ग्रहण का होना, या ग्रहण का लगना है, ग्रहण का होना। ठीक है, ठीक। कितने पॉइंट हो गए? 5। चलो चलो पहला बोलो कौन सा था? सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस में अंतर। तो मैंने एक फिगर बना के तो बताया था ना, याद रखना ये 4 मिनट का ही होता है, और पूछता भी है कि सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर कितने का होता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है, लेकिन रीजन जान लो कि होता क्यों है। उस दिन भी बताए थे, एक बार फिर बता देते हैं। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का कोई एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और याद रखना ऐसे घूम भी रहा है, ये आगे चारों तरफ चल भी रहा है और अपने जगह पे भी घूम रहा है। तो घूर्णन में बताया था मैंने ना कि जब ये एक चक्कर पूरा करके मान लेते हैं, कुछ देर बाद ये जैसे कि अलग अलग पोजीशन थोड़ा सा अलग अलग बनाते हैं, जब ये वाला पोजीशन थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, घूर्णन कर रहा है तो फिर अगला पोजीशन बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर अगला पोजीशन बनेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर अगला पोजीशन बनेगा, यहाँ नहीं यहाँ पे आ जा रहा है, फिर अगला पोजीशन बनेगा तो यहाँ आ जा रहा है, फिर अगला पोजीशन बन रहा है तो यहाँ आ जा रहा है। तो देख रही हो यहाँ से ये सूर्य के सामने ये था और फिर घूम के आते टाइम यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक विचलन हो गया, ठीक है, विचलन हो गया। तो यहाँ से और यहाँ तक मतलब कि एक बार घूमने में इसको 24 घंटा तो लग रहे थे ना, लेकिन इतना दूरी चलने के नाते 4 मिनट पहले ही ये सिचुएशन पहले सामने आ जाता है, इतना दूरी आगे बढ़ गया ना। तो जो ऐसे घूम रहा है, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि ये है सामने, ठीक है, और ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक, ये मान लेते हैं सूर्य है। तो यहाँ से घूमना शुरू किया और ऐसे ये घूम भी रहा है, ठीक है, देखना ऐसे घूम भी रहा है, आगे भी आ रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी आ रहा है, और एक टाइम आया कि ये यहाँ तक पहुंचा, एक चक्कर अभी को लगा इसका पूरा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी आ गया। तो इतना दूरी जो चला इसके नाते जो ये घूम के एक चक्कर यहाँ पे आया है, ये 4 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है सामने। तो इसीलिए नक्षत्र दिवस 4 मिनट कम का होता है और सौर दिवस पूरा 24 घंटे का मानते हैं। जब हम सौर दिवस की बात करते हैं तो हम सूर्य को और चंद्रमा पृथ्वी को एक जगह रुका मानते हैं, ठीक है, लेकिन जब नक्षत्र दिवस की बात करते हैं तो पृथ्वी चल रही है, और पृथ्वी के चलने के नाते ही जो सौर दिवस है, सौर दिवस वो 24 घंटे का, और नक्षत्र दिवस
वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी चलते हुए आ रही है, तो जो पोजीशन पहले दिखा था वही पोजीशन आने में 4 मिनट कम टाइम लगता है, क्योंकि पृथ्वी चल भी तो रही है, तो वो चलने में भी जो टाइम है थोड़ा बच गया, चलने की वजह से जो टाइम है 4 मिनट का वो बच गया। समझ में आया? तो ये इफेक्ट है चलने का। ठीक है, ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? जो दिन और रात का जो लंबाई है वो परिवर्तित होना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको भी जानते रहना कि जो सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर होता है, ये सूर्य के परिक्रमण के कारण होता है, चलने के कारण होता है, सूर्य के चलने के, घूमने के नहीं। घूमना मतलब अपने जगह पे घूमना, और चलना मतलब कि सूर्य के साथ चलना। ठीक है, अगला पॉइंट, ये कैसे होता है दिन और रात की लंबाई में अंतर? देखती हो कि इस टाइम दिन कितना लंबा हो रहा है ना? सुबह ही 5 बजे धूप निकल जा रहा है और शाम के 6:30 बजे तक या 6 बजे तक धूप बना रह रहा है। अभी कुछ दिन और रुको, देखो 7 बजे तक धूप रहता है, 7 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता है, दिन रहता है। ये क्यों? दिन इतना बड़ा हो जा, उसी हिसाब से रात बहुत छोटा हो जाता है। ठंडा में इसका उल्टा होता है, दिन छोटा होता है, जल्दी ही निकल जाता है, रात जैसे लगता है पहाड़ हो गया है, सो पीठ दर्द करने लगता है कि नहीं? ऐसे क्यों होता है? नहीं होता है? अच्छा, हाँ, ठंडी में होता है कि सो थक जाओ, 2 बजे नींद खुला या 3-4 बजे नींद खुला, पता चल गया अरे अब तो और सोना है, बड़ी खुश हो जाते हैं सबका। ठीक है, तो ये क्यों होता है? चलो समझ लो, बहुत अच्छा चीज है ये, और इससे कई चीज क्लियर हो जाएगा। अभी एक और पॉइंट है ना इसमें, नक्षत्र, वो क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण, ये भी इसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य, ठीक है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। ठीक है, तो वही बोले हैं ना, जो पृथ्वी की जो कक्षा है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली, वो इलिप्टिकल है, अंडाकार है, पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है ना? तो अंडा ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये अंडाकार इलिप्टिकल पार्ट है। ठीक, सन बीच में वो, तो सूर्य पूरा मतलब पृथ्वी पूरा एक साल लगाती है ना चक्कर लगाने में, उसमें 4 पोजीशन को हमको देखना है। क्या? 2 पोजीशन कब? जब अर्थ पास पास में हो, और 2 पोजीशन कब? जब अर्थ दूर दूर हो। ठीक, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, पहले ये भी बता दें कि दिन में लंबाई अंतर कैसे हो जाता है। जब सूर्य अपने सर पे होता है, मतलब कि गर्मी में देखिए एकदम सर के पास तक आ जाता है, और ठंडी के दिन में देखो तो दूर से ही जाता है, दूर से, मतलब पूरा सर पे कभी नहीं पड़ता धूप। तो जब पास में आ जाता है तो ज्यादा लाइट आता है, तो ज्यादा देर तक उजाला रहता है, दिन लंबा होता है। ठीक है, और ये होता कैसे है तो उसको समझने के लिए इस पे आते हैं। ठीक, तो हम पृथ्वी का 4 पोजीशन लिए हैं, और जो इसका मतलब घूमने वाला दिशा है वो इस टाइप से है कि ना? हर जगह यही रहेगा। जो अक्ष है इसका अपने अक्ष पे घूमती है ना, इसी अक्ष पे, तो ये 4 अक्ष हो गए ना? क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, मैंने बोला था कि 23.5 डिग्री झुकी होने के नाते कई इफेक्ट पड़ता है, उसमें से ऋतु परिवर्तन में बताया था दिन और रात की लंबाई का रीजन भी यही है। ठीक है, ये मैंने खींच दिया, तो हम लोग ने देखा है कि 3 पोजीशन हम लोग देखते हैं। ये सन का लाइट चारों तरफ जा रहा है, तो ये देखो सन का लाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ टिल्ट होके पड़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सन का लाइट यहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है ना, यहाँ पे नहीं पड़ रहा। अभी उस पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक,
यहाँ पे क्या हो रहा है, सन का लाइट, ये जो बीच वाला लाइन है, रुक जाओ, पहले मैं 3 लाइन खींच लूं। कौन सा अर्थ है, एक 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री और एक 23.5 डिग्री, ये तीनों लाइन मैं सब में खींच दे रहा हूं। खींच दिया तीनों लाइन। कौन कौन सा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री, यही है ना। तो एक पोजीशन है जब देखो ये नीचे वाला मकर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और नीचे वाला बीच वाला 0 डिग्री है ना। सबको लिख देते हैं, ये कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, ये 0 डिग्री है, ये कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, ये 0 डिग्री है, ऐसे ये कैप्रिकॉर्न है, 0 डिग्री और कैंसर है। तो एक टाइम आता है जब सूर्य का जो लाइट होता है कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ता है, कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पे पड़ रहा है, अगर यहाँ से लाइट यहाँ जा रहा है तो देखो टिल्ट होके पड़ रहा है, टेढ़ा होके पड़ रहा है, तो इसको नहीं मानते हैं। डायरेक्ट लाइट किस पे पड़ रहा है, कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट लाइट किस पे पड़ रहा है, कैंसर पे पड़ रहा है। और इन दोनों सिचुएशन में जो डायरेक्ट लाइट पड़ता है वो बीच वाले पे पड़ता है। इसको हम दिखा नहीं पा रहे, 3D नहीं है ये कि दिख जाएगा, लेकिन ये जो लाइन है वो बीच वाले पे पूरा 90 डिग्री पड़ता है, इस वाले सिचुएशन में भी पड़ता है, ठीक है। अब एक पोजीशन है जब कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है तो सूर्य का लाइट मैक्सिमम इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ से ये ऐसे करके ये पूरा लाइट ये आधा के नीचे है, ये जो देखो आधा हम बना रहे हैं उसके नीचे लाइट इस सिचुएशन में ज्यादा पड़ रहा है। तो जहां पे लाइट ज्यादा पड़ेगा वहां पे दिन बड़ा होगा, है ना। उसी टाइम हम लोग, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में है कहीं ना, इस तरीके से। तो हम लोगों की तरफ प्रकाश देखो कम आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों की तरफ ठंडा आ जाता है, उस टाइम हम लोग क्या ठंडी रहती है। तो ये ये एक डेट है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर के दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। और उसी डेट में अपने यहाँ ठंडी और साउथ पोल में, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का लाइट उधर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो जब उधर ज्यादा पड़ रहा है तो दिन वहां बड़ी होगी ना, और ठीक उसी के उल्टा नॉर्थ में हम लोग के यहाँ दिन रात बड़ी होती है। यहाँ दिन बड़ा तो वहां रात बड़ा, यहाँ दिन छोटा तो यहाँ रात छोटी। समझ में आया? तो दिन बड़ा कब हो रहा है, जब अपने यहाँ दिन बड़ा कब हो रहा है, इस सिचुएशन में। क्यों? कैंसर पे लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, तो हम लोगों का अर्थ इंडिया यहीं कहीं है। तो अब ये अपने इंडिया की तरफ या अपने मतलब रीजन में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट पड़ रहा है, ज्यादा लाइट पड़ रहा है तो ज्यादा देर तक दिन रहेगा, दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। और ठीक यही सिचुएशन अब साउथ पोल में उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, दिन बड़ा हो रहा था तो हम लोग क्या दिन छोटा हो रहा था, दिन बड़ा हो रहा था तो रात बड़ा हो रहा था। यहाँ दिन छोटा तो यहाँ रात छोटा। ठीक इसी तरीके से अब हम लोगों के यहाँ दिन बड़ा हो रहा है तो इधर दिन छोटा होगा, अब हम लोगों के यहाँ रात छोटी तो यहाँ पे दिन छोटा। ठीक एक दूसरे के उल्टा। क्लियर है? तो देखो ये जो डेट होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ता है, ठीक है, तो हम उसको 22 दिसंबर बोलते हैं। ये जो डेट होता है इसमें कैंसर पे लाइट पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ता है। और ये होता है 21 जून। ये पूछता है, ये दोनों डेट पूछता है, ठीक है। ये दो डेट में जो लाइट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ता है,
तो अगर दिन और रात की लंबाई में परिवर्तनशीलता के बारे में हम लोग समझ रहे थे, तो अब समझ में आ रहा ना कि क्यों परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लाइट पड़ने का ही इफेक्ट है। पृथ्वी घूम के जब यहाँ थी तो अपने यहाँ रात छोटा हो रहा था, सॉरी रात बड़ा हो रहा था, क्योंकि ठंडी है ना। फिर घूम के यहाँ पे आया तो अपने यहाँ दिन बड़ा होने लगा क्योंकि गर्मी आ गई, समझ में आया। तो लाइट ज्यादा पड़ने लगा, तो लाइट तो ये घूमने की वजह से ही तो हो रहा है। ये दोनों होता क्या है, रिवॉल्यूशन के वजह से, सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से। अब ये हाँ रिवॉल्यूशन की वजह से। लाइट, फोन का लाइट ऑन करो बताएं। तुम दिखाओ जैसे, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे करो, फोन यहाँ पे करो, ठीक है। अर्थ को मैंने झुका दिया, 23.5 डिग्री टिल्ट कर दिया। अब देखो लाइट किधर ज्यादा पड़ रहा है, नीचे के साइड में ज्यादा पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे दिन तो लंबा होगा ही। अब ऐसे ही झुके झुके पृथ्वी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब चलो इधर घुमाओ लाइट, अब कहाँ लाइट पे ज्यादा पड़ रहा है, अब बीचों बीच में पड़ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक। तो अब दिन और रात दोनों तरफ बराबर होंगे, ठीक। यही घूमते घूमते देखो इसके मुंह के पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब लाइट किधर ज्यादा पड़ रहा है, नॉर्थ वाले की तरफ ज्यादा पड़ रहा है, तो अब उधर गर्मी ज्यादा पड़ जाएगा। फिर घूमते घूमते यहाँ आ गया तो लाइट अब फिर बीचों बीच में पड़ रहा है बराबर, तो फिर दिन और रात बराबर हो जाते, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। यही अंतर है, समझ में आया। पृथ्वी के घूमने के कारण ही तो हो रहा है, दिन छोटा बड़ा होता जा रहा है, समझ में आया कि नहीं। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट जो हम लोगों ने और लिखा था, जिसका क्या नाम था, महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण, लिखा था ना, महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण। इसी से हो रहा है, क्यों, हम देख रहे थे कि जो सन का लाइट है, हम देख रहे थे कि जो सन का लाइट है वो यहां तक पड़ रहा है, तो हम क्या किए, वहां एक लाइन खींच दिए। ये था, देख रहे थे कि सन का लाइट यहाँ तक जा रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे यहाँ तक जा रहा है, तो जो यहाँ तक जा रहा है लाइट, उसको हम क्या कर दिए, नाम रख दिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इसको नाम दे दिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्लियर, इन दोनों का नाम दे दिए। ठीक उसी टाइम दो लाइन और हम लोगों ने बना लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूर्य का लाइट यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ज्यादा पड़ता है, जब सूर्य यहाँ से यहाँ तक ही तो चलता है, यहाँ से इस लाइन पे, यहाँ से इस लाइन पे, बीचों बीच में जा रहा है, तो जो सूर्य का लाइन यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट पड़ रहा है ना इस रीजन में, इसीलिए सबसे ज्यादा गर्म भी हो रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोलते थे, उष्णकटिबंध बोलते थे, ठीक। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन में लाइट टिल्ट पड़ता है, टेढ़ा होके पड़ता है, ठीक है, लाइट टेढ़ा होके पड़ रहा है, ठीक है, और वो भी लाइट केवल यहीं तक जाता है जिसमें गर्मी होती है। जैसे कि सूर्य की गर्मी हम लोग महसूस करते हैं ना, क्योंकि टेढ़ा हम लोग के पास आ रहा है तो गर्मी तो आ रहा है ना, लेकिन यही सूर्य का लाइट ठंडी के दिन में जब सूर्य होता है तो जैसे लगता है कि उनका प्रकाश हम लोग तक पहुंच ही नहीं रहा, गर्मी पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। तो एक लिमिट है ये वाले लाइन तक, ठीक है, जहां तक सूर्य की गर्मी जा पाती है, इसके बाद सूर्य की गर्मी नहीं जाती है। तो जहां तक सूर्य की गर्मी जाती है वहां पे भी दो लाइन खींच दिए और इसका नाम रख दिए ARCTIC, आर्कटिक लाइन या सर्किल, क्या, और इसको अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल या लाइन, तो ये 23.5 डिग्री पे था, ठीक है, 23.5 डिग्री पे था। आइए 66 सही 1/2 पे था, किस पे था, इससे पहले लिखवाए थे ना, जब हम हीट जोन दिखा रहे थे, अर्थ पे हीट जोन दिखा रहे थे ना, उस टाइम ये बनाए थे ना। सेम यहाँ पे भी वही बनेगा कि 1 2 3 4 5 लाइन खींचा गया, क्यों, अर्थ जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो जहां तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है, जहां तक सूर्य के प्रकाश की गर्मी जा रही है, वहां पे एक इमेजिनरी लाइन मान ली,
तो जो महत्वपूर्ण अक्षांशों का निर्धारण किए हैं हम लोग, इसी की वजह से तो किए हैं, जो सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ये पांचों लाइन याद रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री या विषुवत रेखा, और इसको अंटार्कटिक वृत्त या आर्कटिक, ऊपर आर्कटिक महासागर है ना उसी के नाम पे, और नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके नाम पे नीचे रख दिया गया। ठीक है, और पता है सूर्य की लाइट, सुनो, सूर्य की लाइट तो इस रीजन में जाती है लेकिन उसमें गर्मी नहीं रहता है। ठीक है, बस लाइट जाता है, वहां गर्मी नहीं रहता उस लाइट में। जैसे होता है ना कि धूप लग रहा है तो कभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए ये और ये दोनों पोल्स बर्फ से जमे, बर्फ से ढके हुए हैं। समझ में आया ना? क्योंकि सूर्य की लाइट में गर्मी जाती नहीं है। हाँ, ये होता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात दोनों पोल्स पे होते हैं, दोनों पोल्स पे 6 महीने तक दिन 6 महीने तक रात होता है। ठीक है, लेकिन उस दिन में गर्मी नहीं होती है। ठीक, समझ में आया? क्यों? क्योंकि पूरा टिल्टेड जाता है, जो लाइट जाता है पूरा टिल्ट होके जाता है। जैसे कि यहाँ से लाइट जला रहे हैं हम, ठीक है, तो जो लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ के लोग रहे वो तो टिल्ट होके जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा टकरा के उधर निकल जाएगा, तो वो गर्मी देता ही नहीं वहां पे। समझ में आया? अरोरा लाइट्स वहीं के लोग देखते हैं, जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस था ना, यही पोल्स के लोग ही देख पाते हैं। हाँ, दोनों पोल्स के लोग ही देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट के नाते जो लाइट मुड़ जा रहा था, जो फ्लेयर था वो मुड़ जा रहा था। नहीं, बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। हमेशा होता रहता तो कितने सैटेलाइट जलते रहते, कभी कभी होता। अभी एलन मस्क के साथ 2-3 हजार सैटेलाइट जले थे, उसी से 14,000 सैटेलाइट भेजने का उसका प्लान है अंतरिक्ष में। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट इंटरनेट देगा। जो इंटरनेट का जो हम लोग कनेक्शन चलाते हैं इंटरनेट ना, वो फाइबर से आता है ना, ऑप्टिक फाइबर से। ऑप्टिक फाइबर क्या होता है उसमें? किसको? ऑप्टिक फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर, उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग? ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो कैसे वर्क करता है ऑप्टिकल, ये बताइए। हम फोन हेलो बोल रहे हैं और यहाँ से यूएस तक, यहाँ से कहीं भी चला जा रहा है मेरा आवाज, कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? रेडिएशन के थ्रू। और रेडिएशन किस रूप में रेडिएशन होता है? वो लाइट के रूप में रेडिएशन रहता है, लाइट के रूप में। ठीक है, और लाइट किस स्पीड से चलता है? इसीलिए हम लोग हेलो बोलते हैं, तुरंत पहुंच जाता है। समझ में आया? क्योंकि जो हम लोगों का जो बोलते हैं वो साउंड को लाइट में चेंज किया था, साउंड को लाइट में चेंज किया था। देखिए टावर जो लगे होते हैं, उन टावर से नहीं होता, बगल में इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े मशीन भी लगे होते हैं, उसमें मशीन बॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो ऊपर कैचर होता है, हम लोग बोले सबसे पहले तो हम लोग के फोन का रोल होता है। हम लोग बोलते हैं, फोन हम लोग को उस वॉइस को रिकॉर्ड करता है, यही फोन उसको क्या किस में चेंज करता है? लाइट में चेंज करता है। लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ से भेज देता है पास के टावर के पास। वो जो बड़ा सा कैचर उसमें गोल गोल लगा होता है, वो कैच कर लेता है, कैच करके फिर लाइट में चेंज कर देता है, करंट के रूप में। करंट के रूप में अंदर जाता है उस मशीन में, वहां पे उसको लाइट में चेंज किया था, लाइट, और लाइट से उसको ऑप्टिकल फाइबर में घुसा दिया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में घुस के चला जाता है। तो ये बताइए, ऑप्टिकल फाइबर तो मान लेते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें अगर हम लाइट घुसा दिए तो कैसे सीधा जाएगा? इतना ज्यादा मोड़ है, कैसे सीधा चला जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है वो वर्क करता है TIR। इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है? सर मुझे तो कुछ टोटल INTERAL, टोटल इंटरनल REFLECTION। ये पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर
किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो TIR प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। समझ में आया? अब इसमें होता क्या है, जो लाइट के रूप में चेंज किया गया था इसमें भेज दिया जाता है। तो इतना मोटा पाइप नहीं होता है, वो पाइप बहुत ही पतला होता है। कितना? बाल के बराबर, मतलब उससे भी पतला हो सकता है। ठीक है। अब देखो, जब इसमें ऐसे लाइट घुसता है ना, ये तो चलते रहता है, यहाँ जाके कहीं भी टकराता है, ये सीधा चलता है। कौन था? हेलो, गुड आफ्टरनून। बस बस ओवर ओवर, ठीक है, ठीक, ओवर ओवर। समझ में आया? तो जो ये लाइट इसमें मतलब नली में हम लोग भेजते हैं वहां से, वो ऐसा वो पाइप होता है कि वो चारों तरफ से शीशे का बना होता है। ठीक है। और शीशे का बना होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता रहता है, और इतना मतलब रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है इतना कम होता है कि वो सीधा टाइप का दिखता है। जैसे कि एक शीशा है, उस पे लाइट जिस एंगल से गिरता है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये तो पढ़े थे ना, 9th के क्लास में पढ़े थे ना, साइन आई बराबर साइन आर। चलो ठीक है, मतलब ये जिस एंगल से गिरेगा उसी एंगल से चला जाएगा। ठीक है। ये था कि ये आने वाली और ये जाने वाली वेव है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये शीशा है, अगर हम यहाँ से लाइट जलाएं तो वो उधर जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जिस एंगल पे भेज रहे हैं उसी एंगल पे जा रहा है। अब मैं क्या करूं, इस एंगल को इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं, यहाँ पे भेजूं। अब यहाँ से जब लाइट जला रहे हैं तो ये देखो सीधा सीधे लगभग सीधा ही तो जाएगा। यही इसमें किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं TIR पे वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एंगल ये वाला इतना कम कर दिया जाता है, देखो ऐसे है, ये वाला एंगल इतना कम कर दिया गया कि ये फिर उसी के पास चला जाता है, और इधर भी एक लगा दिया जाता है, तो फिर ये जाके यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये सीधा सीधा जाता रहता है। समझ में आया? इसीलिए ये आराम से कहीं तक भी चला जाता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर के जो केबल लगते हैं वो सारे अंदर से शीशे के होते हैं, और एकदम बहुत ही पतले। कहीं शायद मेले वेले में देखे होंगे तुम लोग कि ऐसे करके उसका बेस रहता है और उसमें बहुत सारे धागे निकले होते हैं और अंदर लाइट जलता रहता है। देखे हो कहीं? देखो उसके जो ऊपरी पार्ट होता है वो चमकता है, वो TIR के वर्क के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, देखना चाहो तो। ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? हाँ, ग्रहण का होना तो अभी बस बाकी है। चलो कल बताएंगे। हाँ भाई, उसको बोलते हैं ISP। बताओ बोले फुल फॉर्म। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।